हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओसीएन के बारे में। तो ओसीएन का फुल फॉर्म देखते हैं सबसे पहले। तो इट इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस को हम लोग पहले तो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये न्यूरोसिस जो होता है उसके अंडर में आता है ओसीएन। ठीक है, इसलिए इसको न्यूरोसिस ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस बोलते हैं। इसके अंदर में न्यूरोसिस के अंदर में तुम्हारा एंजाइटी आ जाएगा, है ना, ओसीडी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये आ जाएगा। उसके बाद फिर जितने भी डिजीज होते हैं जैसे फोबिया आ जाएगा। ठीक है, ये सारे न्यूरोसिस के अंदर आता है। तो हम लोग ऑब्सेसिव और कंपल्सिव का डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। तो ऑब्सेशन का डेफिनेशन है द अनवेलकम्ड आइडियाज कम्स इन द पर्सन माइंड इन अ स्टीरियोटिपिकल मैनर द पर्सन डू नॉट गेट एंजॉय बाय गेटिंग दीज आइडियाज। तो जो पर्सन है, सपोज एक पर्सन है एक्स, इनको कुछ आइडियाज आ रहे हैं इनके माइंड में और वो रिपीटेडली आ रहे हैं। ठीक है, ये मतलब ऐसा नहीं कि वो पर्सन जो है उस आइडियाज़ को बार बार जो आइडियाज़ आ रहे हैं उसको वेलकम कर रहा है, नहीं, ये एक अनवेलकम आइडिया होते हैं जो कि पर्सन के माइंड में रिपीटेडली आते हैं और उससे वो पर्सन जो है वो इन्जॉय फील नहीं करता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि किसी पर्सन को बार बार हैंड वॉशिंग, अगर मान लो सब्जी धो रहा है तो उसको हैंड वॉशिंग करनी है, कुछ भी डर्ट दिख रहा है हल्का सा भी उसको अगर फील हो रहा है तो वो हैंड वॉशिंग करेगा, है ना। तो फिर ये आइडियाज़ आ रहे हैं कि मुझे हैंड वॉशिंग करना है। सबसे पहले आइडिया आता है ना माइंड में, करना तो बाद में होता है। तो बार बार रिपीटेडली उसके माइंड में आ रहा है कि अगर मैं घर आई हूँ तो मुझे हैंड वॉशिंग करना है, मैंने अगर कुछ भी चीज़ टच किया है तो मुझे उसकी 10 बार हैंड वॉशिंग करना है। तो ये जो आइडियाज़ है ये रिपीटेडली कम से कम दिन में 10 बार 20 बार लगातार आ रहे हैं, 100 बार आ रहे हैं। ठीक है, और वो पर्सन इरिटेट हो रहा है उस बार बार आने वाले आइडिया से, उसको एंजॉय फील नहीं हो रहा है, बट फिर भी उसको रिमूव नहीं कर पा रहा है। तो द पर्सन ट्राई तो कर रहा है रिमूव करने का आइडियाज़ को, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है उस पर्सन को। ठीक है, द पर्सन इज नॉट गेटिंग सक्सेस इन रिमूविंग द आइडियाज़ फ्रॉम हिज माइंड, हिज और हर माइंड। सो इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ, हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये किसके अंदर आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये एक थॉट है, आइडियाज़ किसके अंदर आते हैं, थॉट के अंदर। तो इसलिए ये किस चीज़ का डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर ऑफ पोजीशन ऑफ थॉट। ठीक है, तो इसमें अब इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एक होता है, दो क्वेश्चन में क्या क्या होता है, एक तो होता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑब्सेशन बन सकता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑब्सेशन, एंड सेकंड हो सकता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंपल्शन। ठीक है, तो अब इन दोनों को समझते हैं। अभी ऑब्सेशन पढ़ रहे हैं तो ऑब्सेशन में मोस्ट कॉमन टाइप आता है कॉन्टामिनेशन का। तो कॉन्टामिनेशन के अंदर एग्जाम्पल वही हैंड वॉशिंग। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है कि जब वो चीज़ें आती हैं तो अर्ज होता है, जैसे मान लेते हैं किसी के मन में हैंड वॉशिंग के आइडियाज़ बार बार आ रहे हैं रिपीटेडली, तो वो चाहेगा कि उस आइडियाज़ को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा, उसको अर्ज होगा कि हैंड वॉशिंग करे वो, तो उसको लेकर उसको क्या फील होगी, एंजाइटी। ठीक है, तो वो एंजाइटी फील होता है उस पर्सन को। तो एंजाइटी हैज बीन डेवलप्ड आफ्टर ऑब्सेशन। तो ऑब्सेशन के बाद क्या डेवलप होगा, एंजाइटी। सो ऑब्सेशन के बाद अब एंजाइटी डेवलप हो गया, तो एंजाइटी के बाद क्या डेवलप होगा, कंपल्शन। अब उस एंजाइटी को रोकना है, मान लो उस पर्सन को, है ना, तो उस पर्सन को मन में आएगा कि हम एंजाइटी को रोक सकते हैं उस काम को करने से, तो वो बार बार हैंड वॉशिंग करेगा। ठीक है, तो कंपल्शन देख लेते हैं क्या होता है। तो कंपल्शन इज द स्टीरियोटाइप एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी है, यहाँ पे स्टीरियोटाइप जो था वो आइडियाज थे, थॉट्स थे। ठीक है, ये एक्टिविटी है जो कि परफॉर्म बाय इंडिविजुअल विच लुक्स अनरीजनेबल टू व्यूअर्स। अब मान लो कि हम किसी के घर में गए और वो बार बार हर छोटे से काम के बाद वो बार बार हैंड वॉशिंग कर रहा है, तो हमें तो वो अनरीजनेबल लगेगा कि ये क्या बात है कि हर छोटी छोटी बातों पे वो हैंड वॉशिंग करने जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए तो अनरीजनेबल होता है, बट उसके लिए वो चीज़ करना जरूरी है, उसकी एंजाइटी को रिमूव करने के लिए, माइंड जो एंजाइटी आ रही है उसके अंदर उसको हटाने के लिए उसको हैंड वॉशिंग बार बार करना उसको जरूरी है। सो दिस इज कंपल्शन। इट इज द स्टीरियोटाइप एक्टिविटी परफॉर्म बाय द इंडिविजुअल व्हिच लुक्स अनरीजनेबल टू व्यूअर्स। अब ये किस चीज़ का एग्जांपल है, क्योंकि वो अब हैंड वॉशिंग करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे जो साइकोमोटर एक्टिविटी है वो होगा। तो साइकोमोटर मतलब कि हमारा हैंड मूवमेंट होता है ना, इसमें हम लोग रिस्ट मूवमेंट करते हैं ना, फिंगर्स क्लीन करते हैं, तो इससे ये हमारा जो एक्टिविटी है साइकोमोटर एक्टिविटी, इसका डिसऑर्डर है। ठीक है, इट इज द डिसऑर्डर ऑफ साइकोमोटर एक्टिविटी। कंपल्शन जो होता है ये याद रखना कि कंपल्शन एक वॉलंटरी एक्ट होता है, जबरदस्ती नहीं करता है वो, वॉलंटरी। अब एंजाइटी को दूर करना है तो उसको करना जरूरी है, इसलिए वॉलंटरी है एंड कॉन्शियसली करता है पर्सन। कंपल्शन इज परफॉर्म बाय द इंडिविजुअल टू गेट रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी विच हैज बीन डेवलप्ड ड्यू टू ऑब्सेशन। तो अभी इस पूरे उसमें मैंने ये बताया कि एंजाइटी को हटाने के लिए, उससे रिलीफ पाने के लिए जो इंसान है वो कंपल्शन करता है। तो कंपल्शन इज परफॉर्म बाय द इंडिविजुअल टू गेट रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी विच हैज बीन डेवलप्ड ड्यू टू ऑब्सेशन, जो कि ऑब्सेशन के थ्रू डेवलप हुआ। तो ये पूरा है कि ऑब्सेशन आया माइंड में, थॉट का, एंजाइटी डेवलप हुआ, उसके रिलीफ के लिए क्या किया पर्सन ने, कंपल्शन किया, हैंड वॉशिंग परफॉर्म किया, एक्टिविटी परफॉर्म किया। ओके, अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि कॉमन एग्जाम्पल्स क्या क्या ओसीएन के देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बताया कि कंटामिनेशन देखने को मिलेगा, वॉशिंग, जो पर्सन वॉश करेगा उसको वॉशर बोलेंगे, चेकिंग होगा, चेकिंग को हम लोग पैथोलॉजिकल डाउट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद रिलीजियस ओसीएन हो सकता है, सिमेट्रिकल हो सकता है, शेविंग, बहुत पर्सन को होता है ना कि बार बार शेविंग करने का अर्ज होता है, अभी शेविंग क्या, फिर कोई देर बाद उसको लगे नहीं थोड़ा बहुत और हेयर्स बचे हैं तो फिर से शेविंग करने की जरूरत है, तो फिर से करेगा, तो फिर ऐसे करके उसको ओसीएन डेवलप हो जाता है। फिर एग्रेसिव ओसीएन होता है, एग्रेसिव ओसीएन में पर्सन को गुस्सा आएगा, हर छोटी छोटी बात पे उसको गुस्सा आएगा रिपीटेडली। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें क्या होता है ना कि अब बाकी समय ईसीटी देने की जरूरत नहीं पड़ती है उतनी, लेकिन अगर एग्रेसिव ओसीएन है तो उसमें ईसीटी देने की जरूरत पड़ सकती है। सेक्सुअल ओसीएन होता है, फिर होर्डिंग डिसऑर्डर होता है, ये भी एक नया ऐड किया गया है ओसीएन के एग्जाम्पल में, मतलब पहले ऐड किया गया था, अभी तो इसको हटा दिया गया है वैसे तो होर्डिंग डिसऑर्डर का मतलब क्या है, इट इज द इनेबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू थ्रो आउट द अनयूजेबल थिंग्स और मेंटेन फ्रॉम द मटेरियल्स फ्रॉम द हाउस। अब जैसे कि कोई पर्सन है वो छोटा सा, मान लो कि कोई कार्टून में कुछ सामान आया, अब वो सामान तो यूज़ का था, उसको तो हट रख दिया, अब जब वो कार्टून फेंकने जाता है तो फिर वो सोचता है कि नहीं ये कहीं मेरे यूज़ आ जाएगा, इसको मैं संभाल के रखेगा, तो फिर वो कार्टून को क्या करेगा, कहीं संभाल के रख लेगा। वैसे ही अब मान लो कुछ भी ऐसे पैक्ड जो आइटम्स आ रहे हैं उसके जो आउटर कवरिंग है उसको वो हमेशा संभाल के रख लेगा, ये मेरे काम आ सकता है कभी ना कभी, जैसे न्यूज़ पेपर्स है तो वो फेंकने का वो नहीं चाहेगा कि मैं फेंकूँ उसको, वो संभाल के रखना चाहेगा। तो ऐसे छोटे छोटे मटेरियल्स जो होते हैं, हाउस होल्ड मटेरियल्स हो गए जैसे, या कुछ भी ऐसे अनयूजेबल जिसका कोई काम आने के चांसेस बहुत कम है, उनको वो संभाल के रखेगा और ये सोच के संभाल के रखेगा कि वो मेरे काम आ सकता है, बट इन रियलिटी वो ऐसा नहीं है, उसको फेंक देना चाहिए। तो यही है कि वो पर्सन वो फेंक नहीं पाता है। तो इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू थ्रो आउट द अनयूजेबल थिंग्स और मटेरियल फ्रॉम द हाउस। अब हम इसके रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले हो सकता है कि इसमें फैमिली, अगर मान लो कि किसी की फैमिली में अगर ओसीएन है, किसी को मान लेते हैं किसी को कंटामिनेशन ओसीएन है, तो बच्चे को भी होने के चांसेस हो सकते हैं, जेनेटिक हो सकता है ना। सेक्स रेशियो अगर देखा जाए तो मेल और फीमेल में अभी बराबर बोला जाता है कि मेल और फीमेल में रिस्क फैक्टर्स इक्वल होते हैं। इसके इंसिडेंस रेट याद रखना कि 2 to 3% इंसिडेंस रेट होता है। फिर ये कॉमन होता है इन ऑब्सेसिव पर्सनालिटी, अगर किसी का पर्सनालिटी जो है वो ऑब्सेसिव काइंड ऑफ पर्सनालिटी है तो उसको ये कॉमन देखने को मिलेगा। अब इसमें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स भी इफेक्ट होंगे, है ना। तो अब जैसे कि मोस्ट ऑफ द लॉसेस में लोग सोचेंगे कि गाबा इफेक्ट होगा, जबकि ऐसा नहीं है, इसमें गाबा इफेक्ट नहीं होता है। इसमें क्या इफेक्ट होगा, सेरोटोनिन लेवल का डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा सेरोटोनिन लेवल। अब ये जो सेरोटोनिन लेवल डिक्रीज हुआ ये रिस्पॉन्सिबल होता है ओसीएन, ना कि गाबा। ओके, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि इसमें सेरोटोनिन लेवल इफेक्ट होता है जो कि डिक्रीज हो जाता है और ये काउज करता है ओसीएन को। अब आते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं।
एक तो सिंपल है, दो चीज़, तो एक तो प्योर ऑब्सेशन होगा और एक प्योर कंपल्शन हो सकता है। देखो अब जैसे ओसियन है, तो ओसियन जरूरी नहीं है कि दोनों हो, ऑब्सेशन भी हो और कंपल्शन भी हो, नहीं, किसी किसी को प्योर ऑब्सेशन भी हो सकता है और किसी किसी को प्योर कंपल्शन भी हो सकता है। ठीक है, फिर ये हो गया प्योर ऑब्सेशन प्योर कंपल्शन। अब किसी किसी को मिक्स हो सकता है, मतलब दोनों प्रेजेंट हो सकता है, तो मिक्स ओसियन। फिर अब इसके कारण मैंने क्या बताया, अगर ओसियन होगा तो एंजाइटी होगा, तो इंक्रीज एंजाइटी, एंजाइटी होगा तो डिक्रीज एक्टिविटी, डिक्रीज एक्टिविटी हो जाएगा, डेली एक्टिविटी। मतलब इसका कहने का मतलब है ना कि अब मान लो कि हमें कोई थॉट आ रहा है हैंड वॉशिंग के, तो वो बार बार हम लोग उसको कंपल्सन मतलब करेंगे, तो अब उसी काम में अगर कोई इंसान पूरा दिन लगा रहेगा, तो अपना बाकी का जो डेली रूटीन है, जो उसका डेली एक्टिविटी है, वो नहीं कर पाएगा, उसके लिए वो टाइम नहीं निकाल पाएगा, इसीलिए इसमें डिक्रीज हो जाता है एक्टिविटी टाइम जो होता है डेली एक्टिविटी। अब हम लोग इसमें कंपल्सिव एक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, तो ऑब्वियसली जो डेली एक्टिविटी है वो डिक्रीज होगा, तो सिर्फ क्या बढ़ेगा, कंपल्सिव एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, पर्सन को इनसाइट प्रेजेंट होता है, वो अवेयर होता है अपने बीमारी के बारे में कि हाँ उसको ये चीज़ नहीं करनी है, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, उसको अपनी एंजाइटी से रिलीफ पाने के लिए उसको करना पड़ता है। फिर सैडनेस ऑफ मूड देखने को मिलेगा, उसके पास खुद के लिए टाइम नहीं होगा, तो ऑब्वियसली सैडनेस ऑफ मूड होगा। फिर सब्जेक्टिव फीलिंग्स होगा टुवर्ड्स कंपल्शन, तो सब्जेक्टिव फीलिंग्स होगा, एंड देन रेजिस्टेंस भी होगा कि अब वो कंपल्शन करना भी चाहेगा, लेकिन क्योंकि एंजाइटी से रिलीफ चाहिए, लेकिन वो रेजिस्ट भी करेगा कि क्यों बार बार क्यों करना है, बार बार करने से उसका टाइम वेस्ट होगा, तो उससे वो थोड़ा रेजिस्ट भी करेगा, पर वो सक्सेस नहीं हो पाता है, इसमें रेजिस्ट तो करता है बट सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो अब इसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। सबसे पहला तो हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, ये तो बेसिक है, हर साइकाइट्रिक इलनेस में हम लोग हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। साइकाइट्रिक के पास एक टूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, वैसे तो ये भी करते हैं जितनी साइकाइट्रिक इलनेस होता है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है, थायराइड में किसी किसी का थायराइड लेवल कम भी देखने को मिलता है। अब थायराइड लेवल कम होने से क्या हो सकता है, तो इस बीमारी से रिलेटेड हो सकता है ना, कि अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है, मतलब थायराइड लेवल कम है, तो थायराइड लेवल कम होने के कारण क्या होगा, थॉट्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा थॉट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू ICD-11 क्या बोला गया, तो इसके लिए दो चीज़ें याद रखनी है। पहला कि इसका मिनिमम ड्यूरेशन क्या होता है, तो मिनिमम ड्यूरेशन जो है वो रिक्वायर्ड होता है डायग्नोसिस करने के लिए मोर देन 2 वीक्स। अगर मान लो किसी पर्सन को 1 वीक से हो रहा है ये चीज़, ठीक है, तो हम लोग नहीं बोल सकते कि उस पर्सन को ओसियन है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि 2 वीक से ज़्यादा हो गया है और उसको कंटिन्यूअसली ये ऑब्सेशन और कंपल्शन फील हो रहा है, तो हम लोग उसको डायग्नोस करेंगे ओसियन के अंदर। मोर देन 2 वीक्स और पर डे, ये चीज़ याद रखना है। पहला तो ये चीज़ कि मोर देन 2 वीक्स होना चाहिए और पर डे एटलीस्ट मोर देन 1 आवर, मोर देन 1 आवर तो टाइम कंज्यूम होना चाहिए डेली का, तो ही हम ओसियन डायग्नोस करते हैं। फिर आता है फिफ्थ, होता है वाई बॉक्स। वाई बॉक्स को पूरे नेम क्या बोलता है, येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल, येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल, ठीक है। ये क्या करता है, असेसमेंट स्केल होता है फॉर सिवियरिटी ऑफ ओसियन। अब हम लोग को इसको डिटेल में तो नहीं पढ़ना, बस ये थोड़ा बहुत जानना है कि ओसियन में, अब मान लो किसी को ओसियन की सिवियरिटी जाननी है, ठीक है, कि किस लेवल की उसको माइल्ड मॉडरेट सीवियर एक्सट्रीम किस लेवल का उसको ओसियन है, तो ये जानने के लिए हम लोग वाई बॉक्स मतलब येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल यूज करते हैं। तो ये किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय बेन गुडमैन, बेन गुडमैन ने दिया था। अब इसमें क्या होता है कि स्कोरिंग कैसे करते हैं, तो स्कोरिंग करने के लिए देखो सबसे पहले 0 से 7 है अगर किसी का, तो उसको हम सब क्लिनिकल के अंदर रखते हैं, मतलब वो नॉर्मल है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग 0 से 7 की कैटेगरी में आएंगे और हम लोग को सब क्लिनिकल बोला जाएगा। अब मान लो किसी को 8 to 15 है, तो ये माइल्ड होता है जो कि ग्रेड 1, हाँ, इसके ग्रेड 1 to 3 4 ग्रेड्स होते हैं, तो 8 to 15 इज ग्रेड 1 दैट इज माइल्ड, 16 to 23 इज मॉडरेट ग्रेड 2, 24 to 31 इज सीवियर ग्रेड 3, एंड देन 32 से 40 इज एक्सट्रीम दैट इज ग्रेड 4। अब इसमें मैनेजमेंट देख लेते हैं, तो ये तो याद करने वाली चीज़ है कि 0 से 7 है तो सब क्लिनिकल होगी, 8 to 15 है तो माइल्ड ग्रेड 1 होगी, फिर 16 to 23 है तो मॉडरेट ग्रेड 2 होगी, 24 से 31 है तो सीवियर ग्रेड 3 होगी, एंड 32 से 40 एक्सट्रीम ग्रेड 4 होगा। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके मैनेजमेंट पे देखते हैं। तो इसका मैनेजमेंट में सबसे पहला, अब देखो ये सीक्वेंस होता है, पहला होता है तुम्हारा, पहला जहाँ पे भी लिखना है हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है, ये पहला एग्जाम में लिखने का तरीका होता है हॉस्पिटलाइजेशन। सेकंड पॉइंट होता है ECT, तो ECT जो होता है वो दिया जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता। अगर मान लेते हैं किसी को एग्रेसिव ओसियन है, कौन सा एग्रेसिव ओसियन, तो उनको तो देना पड़ेगा ही, ECT है ना, तो उनको ECT देना ही चाहिए अगर किसी को एग्रेसिव ओसियन है। तो अब बात करते हैं साइकोफार्माकोलॉजी के बारे में। साइकोफार्माकोलॉजी में अब इसको 3 पार्ट में याद रखना है। पहला है SSRI जो कि फ्लॉक्सिटिन, ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, फ्लॉक्सिटिन ड्रग ऑफ चॉइस जो कि एक तरीके का SSRI होता है। SSRI एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं, ये दोनों जो है ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है, ठीक है, SSRI और TCA क्लोमिप्रामिन। क्लोमिप्रामिन जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट दवाई है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट कौन सा है, फ्लॉक्सिटिन SSRI, देन आता है TCA क्लोमिप्रामिन। उसके बाद आता है क्लोनाज़ेपाम और लोराज़ेपाम, ठीक है, क्लोनाज़ेपाम और लोराज़ेपाम ये दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे आता है एंटीसाइकोटिक, ठीक है, एंटीसाइकोटिक एक्सट्रीम केसेस में दिया जाता है, वो होता है रेस्पेरिडोल और एरिट्रोप्राज़ोल, ठीक है, इन दोनों को यूज़ किया जा सकता है अगर जरूरत पड़े तो एक्सट्रीम केस में। हमें अभी मतलब ये दोनों दवाइयाँ जो है वो हाल फिलहाल में ऐड की गई है एक्सट्रीम केसेस के लिए, रेस्पेरिडोल और एरिट्रोप्राज़ोल। फिर हम बात करते हैं, अब हमने ECT हॉस्पिटलाइजेशन देख लिया, ECT देख लिया, साइकोफार्माकोलॉजी देख लिया जिसमें SSRI TCA हमारा आएगा, फिर क्लोनाज़ेपाम लोराज़ेपाम, एंड देन एंटीसाइकोटिक में एक्सट्रीम केसेस में रेस्पेरिडोल और एरिट्रोप्राज़ोल आएगा। हम बात करते हैं साइकोथेरेपी के बारे में। तो साइकोथेरेपी में सबसे पहला होता है CBT, ठीक है, CBT के अंदर जो हम लोग करते हैं वो है ओसियन में ERP को एक्सप्लोर रेस्पॉन्स प्रिवेंशन करते हैं, एक्सप्लोर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन। तो पहले एक्सप्लोर करवाते हैं, फिर रेस्पॉन्स जो आ रहा है उसको प्रिवेंट करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ERP करते हैं। फिर बेस्ट साइकोथेरेपी होता है ओसियन के लिए, ठीक है, ये ERP जो होता है वो बेस्ट साइकोथेरेपी होता है। फिर सेकंड नंबर पे थॉट, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स आते हैं ना, तो उसके लिए स्टॉप करना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए थॉट स्टॉपिंग करते हैं सेकंड नंबर पे। एंड देन लास्ट में सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन करते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन क्या होता है एक्चुअली। तो इसमें सबसे पहला प्रायोरिटी जो है वो CBT को दिया गया, ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एंड देन सेकंड प्रायोरिटी थॉट स्टॉपिंग, एंड देन थर्ड वन इज सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। थैंक यू।